डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना जो एमकॉम में बीएसटी में टॉपिक चल रहा था कंसोलिडेट बैलेंस शीट। देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने कंसोलिडेट बैलेंस शीट क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को बता दिया था। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई थी कि कंपनी की जो सिचुएशन है, होल्डिंग कंपनी की जो सिचुएशन है सब्सिडियरी कंपनी के संबंध में दो तरह की हो सकती है। एक तो होली ओन्ड कंपनी, यानी सब्सिडियरी कंपनी के सभी शेयर 100% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास हों, सब्सिडियरी कंपनी के 100% शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास हैं हों, तो उसको होली ओन्ड कंपनी कहते हैं। और दूसरी है पार्टली ओन्ड कंपनी, यानी पार्शियल होल्ड कंपनी। यदि कंपनी यानी सब्सिडियरी कंपनी के सभी शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास नहीं है, 60% है, 70% है, 80% है, जितने भी हैं, यानी 51% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, तो उसको मतलब आधे से ज़्यादा यदि शेयर हैं किंतु 100% नहीं है, उसको हम कहते हैं पार्टली ओन्ड कंपनी। तो मैंने पिछली वीडियो में होली ओन्ड कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो मैंने बता दिया था। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको कि प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फॉर पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। देखिए, ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, इसके मैंने नोट्स बनाकर भी PDF के रूप में आपको व्हाट्सएप पर शेयर करूँगा। अभी यदि ये पूरी तरह से नहीं दिखता है आपको तो जूम करके देखें, इसको दिखेगा। तो देखिए, अभी हम बना रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फॉर पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। यदि वो होली ओन्ड कंपनी नहीं होकर पार्टली ओन्ड कंपनी है तो उसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ के बारे में आप जानते ही हैं, बेसिकली नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस एनी काइंड ऑफ लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट, ये सब चीज़ को हम नेटवर्थ कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। ये देखिए, हम बनाते हैं होल्डिंग कंपनी की बुक में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये आपको पता है। ठीक है, किंतु जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं वो सब्सिडियरी कंपनी के लिए करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हम बना रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ फॉर सब्सिडियरी कंपनी, यानी सब्सिडियरी कंपनी की पहले हम नेटवर्थ निकालेंगे, है ना। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि नेटवर्थ के दो हिस्से करने होते हैं, एक तो शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड एक होता है शेयर ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ से मतलब यहाँ है यदि कोई होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी के 80% उसके शेयर हैं उसके पास, तो बाकी 20% जो शेयर है वो किनका है, माइनॉरिटीज़ का। तो बेसिकली अपने यहाँ पर जब होली ओन्ड है तब उन्होंने माइनॉरिटीज़ का शेयर निकाला नहीं था हमने, क्योंकि सारे के सारे शेयर किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास, इसलिए शेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ निकालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि होल्डिंग कंपनी पार्टली होल्डिंग है, नॉट होली ओन्ड है, तो उस केस में हमको माइनॉरिटी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए माइनॉरिटीज़ का भी शेयर निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्थ किसके निकाल रहे हैं, सब्सिडियरी कंपनी की नेटवर्थ निकाल रहे हैं, ताकि हम उसको दो हिस्सों में बांट सकें कि होल्डिंग कंपनी की कितनी है और उसमें माइनॉरिटीज़ की कितनी है। तो नेटवर्थ निकालने के लिए हमको क्या करना है, इन आइटम्स को द फॉलोइंग आइटम विल बी एडेड और द फॉलोइंग आइटम विल बी डिडक्टेड। जितने भी आइटम है, कोई जरूरी नहीं है किसी बैलेंस शीट में सारे आइटम हो, लेकिन कोशिश ये की जाती है हम यहाँ लिखते समय सारे मैक्सिमम आइटम्स लिख देते हैं। तो फॉलोइंग आइटम विल बी एडेड, इन सभी आइटम्स को ऐड करेंगे और यदि इनमें से कोई आइटम है तो उनको लेस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, किसकी, देखिए ये सब चीज़ें सब्सिडियरी कंपनी की ले रहे हैं, नेटवर्थ किसकी निकाल रहे हैं, सब्सिडियरी कंपनी। तो पेड अप कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी की जो पेड अप कैपिटल उसकी पूरा अमाउंट ले लीजिए। बैलेंस ऑफ रेवेन्यू रिजर्व इन द बिगिनिंग, देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि बिगिनिंग में, यानी जैसे अपने लिए अपने 17-18 ईयर के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2017 को क्या रेवेन्यू रिजर्व का क्या बैलेंस था बोलेंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कौन सा ईयर, रिलेटेड ईयर, जिस ईयर के हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो अपन कैसे ऑफ द रिलेटेड ईयर भी लिख सकते हैं इसको,
रिलेटेड ईयर ऑफ द रिलेटेड ईयर, ठीक है। बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व इन द बिगिनिंग इन द सेम वे, यदि रेवेन्यू रिजर्व के साथ में कोई कैपिटल रिजर्व भी है, कोई भी कैपिटल रिजर्व जानते हो आप, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी रिजर्व जो भी है, तो यदि रेवेन्यू रिजर्व है तो वो लेंगे, रेवेन्यू कैपिटल रिजर्व है तो वो भी वही ऑफ द रिलेटेड ईयर। मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ये मान के चले जिस ईयर की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस ईयर की बिगिनिंग में जो रेवेन्यू रिजर्व है उसको भी ले लेंगे और कैपिटल रिजर्व को भी ले लेंगे, ठीक है। क्रेडिट कैपिटल किसकी? ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। फिर बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व लेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L, यानी P&L का क्रेडिट वही इन द बिगिनिंग, ध्यान रखिएगा, इन द बिगिनिंग ऑफ दैट रिलेटेड ईयर। ट्रेडिंग प्रॉफिट ये है, ट्रेडिंग प्रॉफिट प्री एक्विजिशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये तीन, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें तीन चीजें होंगी। क्या होगा कि एक तो हो गया डेट, क्या हो गई बिगिनिंग, एक एंड, और एक डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, यदि अपन ये कहेंगे जिस दिन कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी की होल्डिंग बनती है, यानी उसके पास 50% से ज़्यादा शेयर जिस दिन आ जाते हैं, उस दिन उसको हम क्या कहेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन। तो फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग टू डेट ऑफ एक्विजिशन, उस पीरियड का जो प्रॉफिट है वो कहलाता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, होल्डिंग कंपनी ने जिस डेट को सब्सिडरी कंपनी के शेयर एक्वायर की, डेट ऑफ एक्विजिशन एक्वायर की, खरीदे, उस दिन तक का प्रॉफिट क्या कहलाता? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट कौन से? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, डेट ऑफ बिगिनिंग से लेकर के और डेट ऑफ एक्विजिशन तक का पीरियड का ट्रेडिंग प्रॉफिट लेंगे, प्री एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अपन आगे यूज करेंगे, पहले हम जानेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। मैंने यहाँ लिख भी दिया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जिस दिन एक्वायर किया कंपनी ने उस दिन हम असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे। जिस दिन होल्डिंग कंपनी बनी, सब्सिडरी कंपनी की, जिस दिन होल्डिंग कंपनी बनी उस दिन उसकी असेट्स और लायबिलिटी का क्या वैल्यूएशन है, और प्रॉफिट हुआ तो उसको इसमें ऐड कर देंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। एनी अदर प्रॉफिट, और कोई प्रॉफिट हो और कोई रिजर्व हो उस डेट को, कब, किस डेट को? बिगिनिंग को, ठीक है, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। चलो ये 6 पॉइंट हो गए। डिडक्शन क्या करेंगे? बुक वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस असेट, यानी उस दिन यदि कोई फिक्टिशियस असेट है किसकी बुक में? सब्सिडरी की बुक में, सब्सिडरी बुक की कंपनी की बुक्स में यदि कोई फिक्टिशियस असेट है तो वहाँ उनको भी कंसिडर करेंगे, यानी इन सबको ऐड करके इनको लेस करना है तो इनको लेस करेंगे। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट इन द बिगिनिंग में, यानी अब मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए चल रहे हैं अपन 17-18 ईयर, 31 मार्च तो हम 18 को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल 17 को यदि P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ ले लेंगे एडिशन में, और यदि डेबिट बैलेंस है तो क्योंकि ये लॉस शो करता है इसको हम डिडक्शन में ले लेंगे। ट्रेडिंग लॉस वही फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ एक्विजिशन। इस पीरियड में यदि प्रॉफिट है तो इसको यहाँ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लेंगे, यदि लॉस है तो प्री एक्विजिशन लॉस के रूप में इसको लेस कर देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब वो है फिक्टिशियस असेट से मतलब है, जैसे डेबिट अपने कह सकते हैं अंडरराइटिंग कमीशन है, कोई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं, है ना, और कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उनको हम फिक्टिशियस असेट भी कहते हैं या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एक ही बात है। तो इन दोनों में से जो एक ही बात है, यदि तो अलग अलग तरह से भी लिख सकता है वो, है ना, तो फिर यदि कोई ऐसे आइटम है तो उसको भी हम लेस कर देंगे। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज, वही बात, जैसे प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं तो डेट ऑफ एक्विजिशन को यदि असेट्स का हम रिवैल्यूएशन का, असेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं, उससे यदि कोई लॉस है तो उनको लेस कर देंगे, प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर देंगे। एनी अदर लॉस, और कोई यदि कोई लॉस है तो उसको भी हम लेस कर देंगे। तो इन सभी आइटम को ऐड करके उसको जो लेस करेंगे वो कहलाएगी नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी
ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या कहलाएगा वो? नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। वो जो नेट वर्थ आएगी उसको हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वन इज शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड दूसरा है शेयर ऑफ माइनॉरिटीज। देखिए फिर मैं बता दूं यहाँ पर, यदि होली ओन्ड कंपनी थी तो यह माइनॉरिटीज का शेयर निकालने की जरूरत नहीं थी, इसको हम पूरी को ही नेटवर्थ मान लेते हैं। ठीक है, वो सारा का सारा होल्डिंग कंपनी का शेयर मानते हैं। लेकिन यहाँ हियर द कंपनी इज नॉट होली ओन्ड, इट इज पार्टली होल्ड कंपनी। सो वाई नेटवर्थ विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। वन इज शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड अदर इज शेयर ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये 2 शेयर अलग अलग निकाल लेंगे इस फर्स्ट कैलकुलेशन के बेसिस पर। नेक्स्ट अपन लेंगे हाँ, कम लिख लेता हूं मैं। ये फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट होगा कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उसके बेसिस पर और एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के शेयर्स को खरीदने में जितने पैसे दिए, जितना का भुगतान किया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले अपन ये लिख देंगे शेयर इन नेटवर्थ फॉर होल्डिंग कंपनी नेटवर्थ किसकी निकलती है? सब्सिडरी कंपनी की। लेकिन उसमें होल्डिंग कंपनी का जितना शेयर है, ये कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज एक कंपनी की 10,000 शेयर है सब्सिडरी कंपनी के, और उसमें से 8,000 शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने खरीद रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उसका 80% होल्डिंग होगी। तो नेटवर्थ का 80% होल्डिंग कंपनी में और 20% माइनॉरिटीज में जाएगा। ठीक है, तो अपन केवल अब यहाँ लिखे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। मैंने ये चीज़ बताई थी, किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं हम? 2 बेसिस होती है। एक तो शेयर इन द नेटवर्थ फॉर होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का नेटवर्थ में, यानी सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ में कितना हिस्सा है वो लिख देंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। यानी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदने में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो इसमें से लेस कर देंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्थ जो हमने एक्वायर की है कितने रुपए के बदले? ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यदि ये नेटवर्थ ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो इसका मतलब उनको यहाँ प्रॉफिट होगा। तो पॉजिटिव, इफ डिफरेंस इज पॉजिटिव, इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। और इफ डिफरेंस इज नेगेटिव, इट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें दोनों चीज हो सकती हैं। कैसे कि यदि होल्डिंग कंपनी में, यदि नेटवर्थ में होल्डिंग कंपनी का शेयर, एग्जांपल ले लीजिए, सपोज यहाँ 5 लाख, और जबकि इसने इन्वेस्टमेंट किया है 4 लाख, तो क्या हो जाएगा? 1 लाख का पॉजिटिव डिफरेंस। तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व।
क्योंकि यहाँ कंपनी ने 4 लाख में 5 लाख रुपए की नेटवर्थ खरीदी, तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसको हम कैपिटल में लेंगे। इसके अलावा यदि ये 6 लाख है तो इसका मतलब 5 लाख 6 लाख में हमने नेटवर्थ कितनी खरीदी, 5 लाख की ही खरीदी, 1 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ा, ये लॉस है, इसके लिए हम भूल गए। तो यदि डिफरेंस पॉजिटिव है तो कैपिटलिज्म, यदि नेगेटिव है तो गुडविल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव यदि आपको ध्यान नहीं, क्योंकि हो सकता है आपने ये चीज़ को ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, हो जाएगा, तो कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं इसमें से इसको लेस करना है, इसमें से भी इसको लेस कर देखना हो सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना है, यदि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की तुलना में नेटवर्थ ज़्यादा है तो हमको प्रॉफिट है तो कैपिटलिज्म है, यदि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की तुलना में नेटवर्थ कम है तो अपना लॉस है, उसको हम गुडविल कहते हैं। ये ध्यान रखने की इम्पोर्टेंट बात है। बाकी आप ऊपर नीचे किसी में लिखे, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं लिखी, यदि इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो अपना पॉजिटिव कैपिटलिज्म होगा और नेगेटिव गुडविल होगी, ये ध्यान रखने की बात है। फिर उसके बाद में हम लेते हैं कंप्यूटेशन, तीसरा पॉइंट है क्योंकि ये जो माइनॉरिटी शेयर जो है ये आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में अलग से दिखाना होता है। तो एक तो शेयर इन नेटवर्थ, यानी माइनॉरिटीज का नेटवर्थ में जितना शेयर है पहले तो ले लीजिए यहाँ पर। जैसे हमने पहले किया तो फर्स्ट पार्ट में नेटवर्थ को 2 हिस्सों में बांटा था, एक तो शेयर ऑफ माइनॉरिटी और एक शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का होल्डिंग कंपनी में रखा और माइनॉरिटीज का नेटवर्क में जो शेयर है वो यहाँ ले लेंगे। और फिर हम करेंगे प्लस या ऐड शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। शेयर देखिए, मैंने जब नेटवर्थ निकाली थी उस समय बताया था कि करंट ईयर के प्रॉफिट को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब है जिस दिन कंपनी ने, यानी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी जिस दिन बनी वो है ना, उस दिन से पहले का पीरियड, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने से डेट ऑफ एक्विजिशन तक का पीरियड है वो तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाता है। तो प्री एक्विजिशन पीरियड कहलाएगा। उस पीरियड का यदि कोई प्रॉफिट है तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, नेटवर्थ कैलकुलेशन में। और डेट ऑफ एक्विजिशन से एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के बीच का जो प्रॉफिट है उसको कहेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उसको याद रखें। देखिए ये प्रॉफिट का जो बाइफरकेशन है प्री एंड पोस्ट, ये डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे दे रखी है। इट मे बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड और इट मे बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो सेल्स रेशो में या टाइम रेशो में उसको बाइफरकेट करके और कैलकुलेट करेंगे। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को तो कहाँ ले जाएंगे, नेटवर्थ की कैलकुलेशन। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में देखिए क्या है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में माइनॉरिटीज का जो शेयर है वो यहाँ लेंगे, क्योंकि हम माइनॉरिटीज का शेयर निकालते हैं। तो माइनॉरिटीज का शेयर 2 जगह से आएगा, एक तो नेटवर्थ में माइनॉरिटी का कितना शेयर है वो यहाँ लिखेंगे, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो माइनॉरिटीज का शेयर है, जैसे सपोज माइनॉरिटीज का 20% है तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 20% यहाँ लेंगे। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट सारा का सारा हम कहाँ लें, नेटवर्थ में ऐड करते हैं। फिर नेटवर्थ में ऐड करके फिर वो 2 भागों में बढ़ जाता है, प्री शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी और शेयर ऑफ माइनॉरिटीज। लेकिन यहाँ शेयर ऑफ माइनॉरिटीज पूरा लेना पड़ता है, इसलिए नेटवर्थ से तो वहाँ डालाते हैं यहाँ पर, और पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट का यहाँ अलग से कैलकुलेशन करके और शेयर ऑफ माइनॉरिटीज यहाँ निकाल देते हैं, और इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है
कंप्यूटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और निकालते हैं इसमें देखिए, एक तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, एच को मैं होल्डिंग कंपनी लिख रहा हूँ, एंड करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, एच सी लिख दो, एच सी होल्डिंग कंपनी लिख रहा होगा आपको यहाँ पर, देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का तो खुद का प्रॉफिट खुद का ही है, वो तो बाइफरकेट होगा नहीं, तो इसलिए पी एंड एल का डेबिट जो ओपनिंग बैलेंस है वो ले लेंगे, और पी एंड एल का जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है होल्डिंग कंपनी का पूरा यहाँ लेंगे, और इसमें करेंगे ऐड शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। यानी जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का जो माइनॉरिटीज का शेयर था वो तो हमने माइनॉरिटीज के शेयर में ऐड कर दिया, और जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है वो ओपन ना। तो देखिए फिर ध्यान से हो गया, करंट ईयर के प्रॉफिट, किसके प्रॉफिट, होल्ड सब्सिडरी कंपनी के दो हिस्से हो गए, तो प्री और एक पोस्ट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो नेट वर्थ में चला गया, जो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है वो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक तो शेयर ऑफ माइनॉरिटीज में ऐड हो गया और एक दूसरा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो इस तरह से ये सारे पार्ट अपने लगभग दे दिए हैं और सब चीज़ मैंने बता दिए हैं आपको, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से इन चीज़ों को हम सॉल्व करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।